हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस के बारे में बात करेंगे। हमारा डिस्कशन जेई मेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है और हम लोग सिर्फ उतना ही और जितना कंप्लीट रिक्वायर्ड है जेई मेन के लिए वो सारी चीज़ें करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रियल लाइफ में देयर इज ऑलवेज डैम्पिंग, हर समय डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं। अगर आप एक सिंपल पेंडुलम लो, उसको थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे करके छोड़ दो तो ऑसिलेट करते 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 धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और इवेंचुअली रुक जाएगा। कुछ ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं कि हम एक स्प्रिंग मास सिस्टम लें और स्प्रिंग मास सिस्टम में मास को किसी लिक्विड के अंदर काफी विस्कस लिक्विड में डाल दें और उसको थोड़ा सा पुल करके छोड़ दें। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई भी ऑसिलेशन ना हो, वो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आकर के वहीं रुक जाए। तो हमें कुछ इस तरह के ऑसिलेशंस पढ़ना है जहां पर रिस्टोरिंग फोर्स के अलावा एक डैम्पिंग फोर्स भी मौजूद है। तो शुरू करते हैं। What are the forces acting on a damped harmonic oscillator that I'll call DHO? तो समझते हैं कि एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पे क्या क्या फोर्स लग सकता है। तो सबसे पहला जो फोर्स लगता है दैट इज अ डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट होगा, वेलोसिटी के अपोजिट होगा। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा अपोजिशन होगा। तो डैम्पिंग फोर्स को हम लिखेंगे माइनस बी इंटू वी, वेयर वी इज द वेलोसिटी, बी इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट का नाम दे देते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। और कई बार क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता है कि ये डैम्पिंग कांस्टेंट है कि नहीं, तो हम इसको यूनिट से पहचानेंगे। क्योंकि ये बी इंटू वी एक फोर्स है तो यूनिट ऑफ बी होगी फोर्स की यूनिट अपॉन वेलोसिटी यूनिट, तो दैट इज अ न्यूटन सेकेंड पर मीटर। और दूसरा फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स। ऑब्वियसली एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये ऑसिलेट कर रहा है। और रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन के से डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स को हम जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में लिख रहे थे वैसे यहाँ लिखेंगे माइनस के इंटू एक्स, एंड हियर एक्स इज द फोर्स कांस्टेंट, यूनिट न्यूटन पर मीटर, एंड एक्स इज द के इज द फोर्स कांस्टेंट न्यूटन पर मीटर, x is displacement from equilibrium position. तो अब हम एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिफरेंशियल इक्वेशन सेट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक लाइन है एक्स एक्सिस जिसके अलोंग एक ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है। किसी समय ऑसिलेटर इक्विलिब्रियम पोजीशन जो कि x इक्वल टू 0 से है से x दूरी पर है। तो ऑसिलेटर का मास को m बोल दो। ऑसिलेटर का इस समय वेलोसिटी v है, इसका एक्सलेशन इस समय मान लेते हैं a है। तो जैसा अभी हमने बताया इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट मैग्नीट्यूड b इंटू वी, और एक रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट के एक्स। तो ये दोनों फोर्स लग रहे हैं। तो अब इसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, एम ए इज इक्वल टू एफ नट। सो एफ नट ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड इज द राइट डायरेक्शन। तो एफ नेट में दो फोर्स आ गए, एक हो गया माइनस बी इंटू वी और दूसरा हो गया माइनस के एक्स। थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लिया जाए तो इसको मैं लिख दूंगा एम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स इज 0। इस पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिलेगा a प्लस बी बाई एम इंटू वी प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। और कुछ और सिंपल करते हैं इसको। बी बाई एम की जगह मैंने 2k रख दिया, के बाई एम की जगह मैंने ओमेगा नॉट स्क्वायर रख दिया। ये ओमेगा नॉट वही है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंगुलर फ्रिक्वेंसी हुआ करता था, तो इसका नाम रख देंगे अनडैम्प्ड एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। So 2k is equal to b by m, k by m is omega naught square, 2k is related to damping। तो अब मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। a is the acceleration which is the second derivative of the displacement with respect to time, v is the velocity which is the first differentiation of the displacement with respect to time, and omega square x तो omega square x ही है। तो अब ये हमारे पास एक DHO का डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया है। दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि जो डेरिवेटिव मौजूद है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है।
तो ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जरा इसमें सॉल्यूशन के पहले थोड़ा सा हम के और ओमेगा नॉट के बारे में बात करें। तो के आप देखिए, यूनिट ऑफ के अभी हमने बात किया था, अच्छा हमने बात किया था वहां पर बी की यूनिट, अभी के की यूनिट देखो। अच्छा ये तीनों जो टर्म दिख रहे हैं ये सारे टर्म, दिस इज एक्सलेशन, तो इसका यूनिट भी एक्सलेशन की होगी, इसकी यूनिट भी एक्सलेशन की होगी, यानी के की जो यूनिट होगी एक्सलेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी, यानी कि सेकेंड इनवर्स। और ओमेगा नॉट, अच्छा के का जो रेसिप्रोकल होता है, अगर के की यूनिट है सेकेंड इनवर्स तो के रेसिप्रोकल की यूनिट होगी सेकेंड की, यानी कि टाइम की यूनिट होगी। तो इसलिए हमने 2k के रेसिप्रोकल का नाम रख दिया टाउ, एंड दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और ओमेगा नॉट की जो यूनिट है वो यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। तो डायमेंशनली के और ओमेगा नॉट सेम डायमेंशन के हैं। तो के और ओमेगा नॉट फिजिकली सेम कम्युनिटी के हैं, भाई भाई हैं, क्योंकि उनकी डायमेंशन सेम है। और जब भी हमें फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है तो पहली चीज ये है कि दोनों सेम डायमेंशन के हों। तो हम के और ओमेगा नॉट को कंपेयर करेंगे, उनके कंपैरिजन से डिफरेंट क्वालिटी ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन डिसाइड होगा। और आगे बढ़ने के पहले एक बात और क्लियर कर लें, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन आईआईटी जेईई के सिलेबस में नहीं है, आप मैथ्स में पढ़ोगे भी तो मैथ्स में आपको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आता है हम उस पर नहीं जाएंगे, उसका सॉल्यूशन लिखेंगे, उस सॉल्यूशन से क्या कर सकते हैं दैट वी विल सी। तो नाउ डिफरेंट केसेस ऑफ के एंड ओमेगा नॉट, अगले पेज पे देखते हैं। तीन केसेस ऑफ डैम्पिंग हो सकते हैं। सबसे पहला केस है जिसमें के ओमेगा नॉट से ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड ओवर डैम्पिंग, यानी कि डैम्पिंग बहुत लार्ज है। तो जब डैम्पिंग बहुत लार्ज होगी तो ऐसा होगा कि उसका एक भी ऑसिलेशन पूरा नहीं होगा। आप ऐसे इमेजिन करो, आप किसी बहुत ही डेंस लिक्विड में एक स्प्रिंग से लगा करके एक मास को कनेक्ट कर दो और उसको मीन पोजीशन से नीचे छोड़ो और वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा और वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाकर के वहीं रुक जाएगा। तो ऐसा होगा ओवर डैम्पिंग में। तो आप ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से कहीं हमने शुरू किया एंड इट हैजंट इवन क्रॉस द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इसके दूसरे साइड में गया ही नहीं, यानी कि इसकी मोशन की डायरेक्शन ही चेंज नहीं हुई, तो ये ऑसिलेट ही नहीं किया। तो ओवर डैम्पिंग में ऑसिलेशन ही नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे कि ये नॉन ऑसिलेटिंग है, देयर नो ऑसिलेशन। और इसी को हम बोलते हैं कि इट इज ए पीरियोडिक। जब ऑसिलेशन ही नहीं होगा तो पीरियोडिक मोशन की हम क्या बात करेंगे। और फिजिक्स में अगर हम कोई और एग्जांपल दें तो एक डेड बीट गैल्वेनोमीटर होता है जिसमें इस तरह का मोशन पाया जाता है। तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ओवर डैम्पिंग नहीं पढ़ना है, जिस सिर्फ एक जानकारी के लिए कि ओवर डैम्पिंग क्या होता है। ओवर डैम्पिंग के बाद दूसरा है क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग में भी डैम्पिंग लार्ज है, but that is a comparable to the natural undamped angular frequency of the oscillator k is equal to omega naught। तो इसमें भी जब ऑसिलेशन होता है तो क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट पहले थोड़ा सा बढ़ता है, but still damping is large enough to not allow the oscillator to go to the other side of the equilibrium position, यानी कि ये अपनी इक्विलिब्रियम साइड को चेंज नहीं कर सकता है। तो स्टिल मोशन जो है वो नॉन पीरियोडिक यानी कि नॉन ऑसिलेटरी मोशन है। तो मोशन इज जस्ट ए पीरियोडिक और नॉन ऑसिलेटिंग। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आईआईटी जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द अंडर डैम्पिंग। तो अंडर डैम्पिंग में डैम्पिंग है बट डैम्पिंग स्मॉल है, मतलब डैम्पिंग है जिससे एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन उस लॉस से पीरियोडिक मोशन अफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि मोशन स्टिल पीरियोडिक है। तो हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था d2x/dt² प्लस 2k dx/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, उसको अगर हम सॉल्व करें फॉर दिस केस के लेस देन ओमेगा नॉट तो हमको उसका सॉल्यूशन मिलता है x इज इक्वल टू a नॉट e पावर माइनस के टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
जब भी हम लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जिस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन में उतने आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं। तो हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट आए, ए नॉट एंड फाई। ओमेगा एक है जो कि नया लग रहा है लेकिन नया नहीं है, वो गिवन टर्म है, ये इन्हीं का एक कॉम्बिनेशन है, के और ओमेगा नॉट को कंबाइन करके ओमेगा लिख दिया। तो आगे देखिए क्या है, तो वेयर ओमेगा इज द स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और ए नॉट और फाई हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। इसको हम बोलेंगे कि डीएचओ की एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और ए नॉट और फाई क्या है, कांस्टेंट है जो बाउंड्री कंडीशन से पता चल जाएगा। बाउंड्री कंडीशन का मतलब कि शुरुआत कहाँ से हुई और कितना खींच के छोड़ा, तो यहाँ से हमारी शुरुआत हो जाएगी। तो अब हम चाहते हैं कि इसका एक ग्राफ बनाना, एक्स और टी के बीच का एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं एक्स और टी का ग्राफ बनाने के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले जो एक्स लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस के टी इंटू दिस। तो पहला हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस फाई का ग्राफ बना है। तो ये एक आसान ग्राफ है। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और उसको भी मैं फाई इज इक्वल टू जीरो के लिए बना रहा हूँ। एक सिंपल केस रखते हैं, एक आइडिया चाहिए हमें। तो फाई इज इक्वल टू जीरो रख लेंगे तो साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो इसका ग्राफ सिंपल साइनोसाइडल कर्व जैसा होता है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, उसका ओमेगा बाई 2 पाई बाई ओमेगा वुड बी 1 टाइम पीरियड, और साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। तो ये +1 और -1 के बीच में यूं ऑसिलेट कर रहा है। दीज वैल्यूज आर द +1 वैल्यूज, और नीचे की वैल्यू हो गई -1 वैल्यू। अब आगे हमको ग्राफ बनाना है एक्स का, जो कि मेन ग्राफ है, एक्स ये लिखा हुआ है। तो एक बात समझिए आप ध्यान से इसको, ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट की इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब कि x की मैक्सिमम वैल्यू ए नॉट ई पावर माइनस के टी होगी, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की मिनिमम वैल्यू 1 है, यानी कि x माइनस ए नॉट ई पावर माइनस के टी से नीचे नहीं जा सकता है, ए नॉट इंटू ई पावर माइनस के टी के ऊपर नहीं जा सकता है। तो यानी कि उसकी एक एनवेलप बना लेते हैं, जिस एनवेलप के अंदर एक्स होगा। तो पहले मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ ए नॉट ई पावर माइनस के टी का, नॉर्मल एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व। दिस इज ए नॉट, ये पॉइंट ए नॉट है, दिस इज ए नॉट ई पावर माइनस के टी, और इसी का मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू टी एक्सिस विल बी माइनस ए नॉट ई पावर माइनस के टी, लाइक दिस। तो ये तो हमारे ग्राफ हो गए। अब इन दोनों ग्राफ का प्रोडक्ट 1 बाय 1 देखिए। अब देखो यहां पर आप देखो, इस जगह कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यहां पर साइन, बेसिकली हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव यहाँ 0 है, तो अगर 0 है तो बाकी इसकी वैल्यू कुछ भी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पे अगर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू ए नॉट ई पावर माइनस के टी हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर आई विल हैव दिस पॉइंट। इसी तरह से जब हम यहाँ पर पहुंचे तो साइन फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी कि ओवरऑल प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम पहुंचेंगे तो इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव -1 है, तो जब ये -1 होगा तो x की वैल्यू माइनस ए नॉट ई पावर माइनस के टी आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर। तो इसी तरह से हम अलग अलग पॉइंट्स बना दें, तो ये हमारे ग्राफ के पॉइंट्स हो गए, और ऑब्वियसली इसी एनवेलप के अंदर है ना, तो ओवरऑल ग्राफ हमारा वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये हमारा ओवरऑल ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से यूं ऑसिलेट कर रहा है हमारा ग्राफ। तो एम्पलीट्यूड लगातार घटता जा रहा है, लेकिन घटते हुए एम्पलीट्यूड के साथ भी ये एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। तो इसका इस डीएचओ का ओमेगा वही है जो इसका ओमेगा, और इसका एक फिक्स ओमेगा है, इसका एक फिक्स टाइम पीरियड है। तो इस डीएचओ का एक टाइम पीरियड है टी, और ये टाइम पीरियड वही है जो इस साइनोसाइडल फंक्शन का टाइम पीरियड है, एंड दिस टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा।
इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं अगले पेज पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है अंडर डैम्पिंग के लिए। इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख दूं, इस पार्ट की जगह मैं सिर्फ ए लिख दूं, तो ये नॉर्मल आपको एस एच एम का इक्वेशन दिखने लगेगा। एस एच एम का इक्वेशन दिखने लगेगा, बस शर्त ये है कि ये जो ए है ये ए कांस्टेंट नहीं है, ये ए टाइम के साथ घट रहा है। यानी कि डीएचओ में, डीएचओ इज सिमिलर टू एसएचएम, सब चीज एसएचएम जैसा है, बस उसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली घट रहा है। So where we will write A is equal to A naught e power minus kt, exponentially decreasing amplitude है, amplitude decreases exponentially with time। और एक बार फिर से इसको देखा जाए तो ये इसका टाइम वेरिएशन वाला पार्ट है, वो साइनोसाइडल है। तो डीएचओ में मोशन पीरियोडिक है और उसका एक टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होगा, और 2 पाई बाई ओमेगा, और ये ओमेगा अनडैम्प्ड ओमेगा से अलग है। अनडैम्प्ड ओमेगा ओमेगा नॉट था, तो दिस ओमेगा और अनडैम्प्ड ओमेगा में रिलेशन ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और के डैम्पिंग कांस्टेंट से रिलेटेड है। 2k की वैल्यू b बाई एम लिखा था हमने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। व्हाट इज अ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, तो इसको समझते हैं। तो हमने देखा कि इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कुछ इस तरह से ए नॉट ई पावर माइनस के टी की तरह डिक्रीज करता है, और ए नॉट को हम बोल सकते हैं टी बराबर 0 रखें तो ए बराबर ए नॉट हो जाएगा, यानी कि ए नॉट इज द इनिशियल एम्पलीट्यूड। तो अब अगर आप इस ग्राफ को देखो, ये डीएचओ के ऑसिलेशन का ग्राफ है, और एक किसी जनरल टाइम पर, किसी टाइम टी पर एम्पलीट्यूड एन है, और ये एम्पलीट्यूड इस मेन पोजीशन के इस साइड में है, और मेन पोजीशन के जस्ट अपोजिट साइड का नेक्स्ट एम्पलीट्यूड को हमने बोला ए एन प्लस वन। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि ए एन एंड ए एन प्लस वन आर द सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स ऑन द टू साइड्स ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर मैं बोलूं कि ए एन इज द एम्पलीट्यूड एट टाइम टी, तो मैं इस इक्वेशन में t की जगह t रख दूं तो हमको a n मिल जाएगा लाइक दिस। सो आई कैन राइट a n इज इक्वल टू a नॉट ई पावर माइनस के टी। अगर ये t टाइम का एम्पलीट्यूड है तो a n प्लस वन टी प्लस कैपिटल T बाई टू टाइम का एम्पलीट्यूड है, वेयर कैपिटल T इज द टाइम पीरियड ऑफ द डीएचओ। तो यहाँ पर अगर मैं t की जगह t प्लस कैपिटल T बाई टू रख दूं तो ये a हमारा a n प्लस वन हो जाना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ए एन बाई ए एन प्लस वन, ए नॉट कट जाएगा, ई पावर माइनस के टी कट जाएगा, और ये थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा ई पावर के टी बाई टू, एंड दैट इज कॉल्ड द डिक्रीमेंट डी। सो डिक्रीमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, किस तरह से हर हाफ साइकिल के बाद जिस तरह से एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है उसको बोल दिया डिक्रीमेंट। और इस डिक्रीमेंट का लॉगरिथम ले लें तो हमको लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट हो जाएगा, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल लैम्डा। तो लैम्डा विल बी ln d, और इसका अगर हम d का ln करेंगे तो हमको मिलेगा k कैपिटल T बाई टू, और इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख दें, और k को टाउ के टर्म में भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो अगर हमें कई बार दो अलग अलग डीएचओ को कंपेयर करना होता है, तो जितना ज्यादा लैम्डा होगा इसका मतलब कि उतना फास्ट उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। तो एक इमीडिएटली एक नंबर से हम ये बता सकते हैं कि ओके इसका लैम्डा इतना है तो इतना फास्ट ये डिक्रीज कर रहा होगा। दो लैम्डा को देख के कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि इसमें डैम्पिंग ज्यादा है। ओके, अगली बात आगे चलते हैं। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी पावर। तो एक डीएचओ है, डीएचओ में अंडर डैम्पिंग की ही बात करेंगे जेई सिलेबस में, यानी कि के लेस देन ओमेगा नॉट। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था ए नॉट ई पावर माइनस के टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो टी टाइम पर है ये, तो टी टाइम पर अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी।
इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, ए नॉट को बाहर रखो और फिर इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको ऐसा रखेंगे। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, माइनस के ई पावर माइनस के टी आ गया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको ऐसा रख करके साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को डिफरेंशिएट कर दो तो मिलेगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं, इस ई पावर माइनस के टी को ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया जाए, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा ए नॉट ई पावर माइनस के टी एंड ऑल दैट थिंग इज इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। तो अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें हाफ एम वी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये जो वेलोसिटी आई इसका स्क्वायर करेंगे और m बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी केस वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर, जो गिवन वी था उसका स्क्वायर कर दिया तो विल गेट दिस होल थिंग, हाफ एम ए नॉट स्क्वायर ई पावर माइनस 2 के टी, पहले वाले टर्म का स्क्वायर, दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर और दोनों का क्रॉस टर्म। उसमें मैंने 2ab करना था तो फिर साइन और कॉस था तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा कर दिया। अब कुछ हम चाहते हैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालना, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए कुछ 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करिए। एक साइकिल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की एवरेज वैल्यू होती है हाफ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की एवरेज वैल्यू होती है हाफ, साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाइव की एवरेज वैल्यू होती है 0 इन वन साइकिल, इन वन टाइम पीरियड। तो इसको मैं इस इक्वेशन को एवरेज ऑपरेटर जो कि कुछ ऐसा होता है इससे ऑपरेट कर देता हूं। तो के एवरेज, ये तो बाहर है कांस्टेंट है ना, ये बाहर है, के एवरेज इक्वल टू दिस इनटू के स्क्वायर, ये वाला के और ये वाला के अलग है, ये डैम्पिंग कांस्टेंट से रिलेटेड है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो के स्क्वायर इनटू एवरेज ऑफ दिस प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू एवरेज ऑफ दिस माइनस के ओमेगा इनटू एवरेज ऑफ दिस, जो कि यहाँ पर लिख दिया। अब इसकी एवरेज वैल्यू हाफ, इसकी एवरेज वैल्यू हाफ, इसकी एवरेज वैल्यू 0। तो अगले टर्म में हो गया हाफ एम ए नॉट स्क्वायर ई पावर माइनस 2 के टी, के स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1/2, टर्म खत्म। अब एक चीज और रिकॉल करिए, जस्ट अभी बात किया कि एक ये वाला ओमेगा, ओमेगा नॉट और के का रिलेशन, विच इज दिस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो के स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलेगा 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ई पावर माइनस 2 के टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही अब पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो भी है डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में, वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल आती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स था माइनस के एक्स, उसी को अगर हम एफ इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स करें तो वहां से हमको पोटेंशियल मिलेगी। तो यू इजिकल टू हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल होगी एक डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को, और ये उसके रिस्टोरिंग फोर्स के कारण। तो x की वैल्यू हमने लिखा था ए नॉट ई पावर माइनस के टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ई पावर ए नॉट स्क्वायर ई पावर माइनस 2 के टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर से इसके अगर हम एवरेज पोटेंशियली निकालें तो एवरेज ऑपरेटर से ऑपरेट कर दें तो हमारे पास आ गया एक साइकिल में हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ई पावर माइनस 2 के टी इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, जो कि है हाफ, यानी कि ओवरऑल ये हो गया 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ई पावर माइनस 2 के टी, और यही एवरेज वैल्यू थी काइनेटिक एनर्जी की। तो अपन अब बात कर सकते हैं व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो टोटल एवरेज एनर्जी इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, सो विच इज ट्वाइस ऑफ आइदर। तो इसको लिख दिया हमने, के की एवरेज वैल्यू थी 1/4 एंड दैट होल थिंग, यानी कि ओवरऑल इसका डबल हो गया 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ई पावर माइनस 2 के टी। इसमें एक गलती जो बच्चे करते हैं, इस ओमेगा में कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ ये याद रखिए अनडैम्ड एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। एक ओमेगा है जो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है, उस ओमेगा से ऑसिलेशन हो रहा है ओवरऑल, है ना। तो ये
अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको ध्यान रखना है। तो अब ये दिख ही रहा है कि ये एवरेज एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, यानी कि देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि कुछ पावर का डिसिपेशन हो रहा है, और इसलिए होगा क्योंकि डैम्पिंग फोर्स लग रहा है। तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज द पावर डिसिपेशन। अच्छा, इसके पहले एक चीज और देखिए, इस पूरे को सिंपल करने के लिए दिस होल एक्सप्रेशन आई कैन राइट ई नॉट, एंड व्हाट इज ई नॉट, दिस ई नॉट विच इज 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ये अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी है। E naught is half m naught m omega naught square a naught square, which is total energy of the undamped oscillator. तो इसके टर्म में लिख दिया E is equal to E naught e power minus 2kT। तो अब पावर डिसिपेशन, एवरेज पावर डिसिपेशन, एवरेज पावर डिसिपेशन इज द रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ द एवरेज एनर्जी, यानी कि माइनस d/dt ऑफ E एवरेज। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आप, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस ई नॉट ई माइनस 2 के बाहर आएगा ई पावर माइनस 2kT, यानी कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2k इंटू ई नॉट ई पावर माइनस 2kT। और ये जो चीज दिख रही है ई नॉट इंटू ई पावर माइनस 2kT, ये एवरेज टोटल एनर्जी है। तो पी एवरेज को हम लिख देते हैं 2k इंटू इसकी जगह टोटल एवरेज एनर्जी। तो एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, और हम इसको टाइम के टर्म में लिखना चाहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में। याद करिए स्टार्टिंग में मैं बोला था कि 2k का रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन टाइम है, तो हम इसको लिख देते हैं 2k की जगह 1/τ, यानी कि P एवरेज इज इक्वल टू E एवरेज बाई टाउ। ये हो गया एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ साइकिल। नाउ द लास्ट थिंग, दैट इज द क्वालिटी फैक्टर। तो अगर हमारे पास बहुत सारे ऑसिलेटर हों, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हों, और हम ये कंपेयर करना चाहते हैं कि विच इज अ बेटर ऑसिलेटर, ऑब्वियसली बेटर ऑसिलेटर वही होगा जिसमें डैम्पिंग कम होगी। तो हम एक नंबर देना चाहते हैं जिस नंबर से हम दो ऑसिलेटर्स की क्वालिटी को कंपेयर कर सकें, दैट नंबर इज अ क्वालिटी फैक्टर, एंड इस फैक्टर को हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट भी। तो क्या बोलता है कि जिसकी क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगी उसकी ऑसिलेशन की क्वालिटी ज्यादा होगी, उसमें डैम्पिंग कम होगी। ये तो बेसिक आइडिया है। नाउ द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एक साइकिल में कितनी एनर्जी स्टोर करता है डिवाइड बाई एक साइकिल में कितनी एनर्जी डिसिपेट करता है। तो ऑब्वियसली अगर न्यूमरेटर को सेम रखें तो जिसमें एक साइकिल में कम एनर्जी डिसिपेट होगी उसका Q ज्यादा होगा। तो एक साइकिल में स्टोर्ड एनर्जी जो है उसको हमने अभी लिखा था E एवरेज, और एवरेज एनर्जी डिसिपेटेड का मतलब एक साइकिल में जिसका टाइम पीरियड कैपिटल T है, एवरेज पावर इनटू टाइम पीरियड विच इज कैपिटल T। तो T टाइम पीरियड हो गया साइकिल का, और 2 पाई बाई टी की जगह हम ओमेगा रखेंगे, और अभी अभी हमने लिखा है कि P एवरेज इज इक्वल टू E एवरेज बाई टाउ। तो 2 पाई बाई टी की जगह ओमेगा रख दो, P एवरेज बाई E एवरेज की जगह आप टाउ रख दो, तो हमारे पास हो जाएगा Q की वैल्यू ओमेगा इंटू टाउ। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, और ये DHO की एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो वी हैव गॉट द एक्सप्रेशन फॉर द Q इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टाउ। So that is all for this lecture. That is sufficient as far as theoretical point of view is concerned for JEE Main. And for the numerical part, you can go for the last few years questions, and you will find the questions directly coming to the formula that we have just derived. Thank you.